दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी लड़के की है जो अकेले ही जंगल में घूम रहा था और वहीं पर उसको एक खूबसूरत लड़की मिल जाती है जिसके बड़े बड़े पपीते देखकर वो उसका दीवाना हो जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं ये दोनों जंगल में क्या क्या कांड करेंगे। लेकिन इससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मूवी की शुरुआत जीवू नाम के लड़के से होती है। पिछले हफ्ते ही उसके पिता की मौत हो गई थी और इस वजह से वह इन दिनों काफी उदास रहने लगा था। जीवू के पिता का जन्म एक जंगली कबीले में हुआ था और जीवू हमेशा से चाहता था कि वह एक बार अपने पिता के जन्म स्थान को देखने जरूर जाएगा। कुछ दिनों बाद जीवू उसी जंगल में पहुंचता है जहां उसके पिता का जन्म स्थान था। वह अकेला ही इस जंगल में आया था और उसके पास कुछ जरूरी सामान था। उसके पिता का जन्म स्थान एक ज्वालामुखी के पास था और जीवू पैदल ही आगे बढ़ता जा रहा था। वो जंगल के रास्तों से अनजान था, इसलिए वो रास्ता भटक जाता है। इसी दौरान जंगल में एक लड़की भी घूम रही थी और जीवू उसे देखकर जल्दी से छुप जाता है। उसे जंगल के लोगों से डर लग रहा था, इसलिए वो छुप गया। लड़की के जाने के बाद वो फिर से आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही वो कुछ और आगे बढ़ता है, लड़की अचानक उसे पकड़कर गिरा देती है और अपना चाकू निकाल लेती है। जीवू जल्दी जल्दी कहता है, मेरे पास कोई हथियार नहीं है। लड़की को उसकी भाषा नहीं समझ में आती और ना ही जीवू को उस लड़की की भाषा समझ आ रही थी। अब लड़की कुछ सोचकर जीवू का बैग देखने लगती है। लड़की की टांग पर एक तीर भी लगा हुआ था और जीवू उसकी चोट देख लेता है। जब लड़की को जीवू के बैग में कोई हथियार नहीं मिलता तो वह चुपचाप आगे बढ़ने लगती है। आगे बढ़ते बढ़ते जैसे ही वह तीर निकालने की कोशिश करती है, वह अचानक बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जीवू उसे उठाकर किनारे पर ले आता है। किनारे पर उसे एक बड़ा सा घर दिखाई देता है जो सीमा नाम की एक औरत का था। वह जल्दी जल्दी लड़की को अंदर लाकर उसका इलाज शुरू कर देती है। इलाज के बाद सीमा जीवू को बताती है कि यह लड़की माया है। जंगल के कई सरदार माया से शादी करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी। असल में जिस लड़के से वह प्यार करती थी उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद माया जीवू को ज्वालामुखी की ओर इशारा करते हुए बताती है कि वह वहीं के पास रहती है और जख्मी है, इसलिए उसे उसके घर तक पहुंचाना होगा। सब कुछ समझाकर सीमा वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद जीवू अपने पिता की तस्वीर निकाल कर देखने लगता है। तस्वीर में जो ज्वालामुखी था वही सामने था और उसे उस जगह पर जाना था। 2 दिनों बाद जीवू और माया फिर यात्रा पर निकलते हैं। पैदल चलते चलते जीवू थक जाता है, लेकिन माया बिल्कुल भी थकी हुई नहीं थी। जीवू माया को अपने पिता की तस्वीर दिखाकर सब कुछ बताता है कि वह जंगल में क्यों आया है। माया उसकी भाषा तो नहीं समझ पाती, लेकिन वह यह जरूर समझ जाती है कि जीवू का पिता जंगली था। इसी बीच माया को जंगलियों को देखकर सतर्क हो जाती है। इसके बाद दोनों चुपचाप छुपकर आगे बढ़ने लगते हैं। माया जंगल के हर रास्ते को अच्छी तरह जानती थी, इसलिए वह तेजी से आगे बढ़ रही थी, जबकि जीवू का ध्यान माया के बड़े बड़े तरबूज और उसकी कमर पर चला जाता था। माया का बदन देखकर उसका गन्ना गर्म हो रहा था, लेकिन उसे माया से डर भी लग रहा था, इसलिए वह बेचारा कुछ कर नहीं सकता था। जल्दी ही दोनों समुद्र के किनारे पहुंच गए। किनारे पर एक बोट खड़ी थी जिसमें बैठकर दोनों ज्वालामुखी की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें एक टापू पर एक बहुत बड़ा शैतान दिखाई देता है। इतना बड़ा शैतान देखकर जीवू की तो डर के मारे हालत खराब हो गई थी। शैतान ने भी उन्हें देख लिया और पकड़ने के लिए उनकी ओर दौड़ पड़ा। माया जानती थी कि ऐसे शैतानों से कैसे बचना है, इसलिए वह बिल्कुल शांत बनी रही। दोनों ने बोट की रफ्तार तेज कर दी ताकि शैतान से बचकर निकल सके, लेकिन तभी बोट का इंजन खराब हो जाता है। इंजन खराब होते ही माया सबसे पहले जीवू को पानी में धक्का देती है और फिर खुद भी कूद जाती है। जीवू को तैरना नहीं आता था, इसलिए माया तेजी से उसे पकड़कर पानी से बाहर निकालती है और टापू पर ले आती है। शैतान अब भी उन्हें ढूंढ रहा था, जबकि ये दोनों एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपे हुए थे। जब शैतान को दोनों कहीं नजर नहीं आते तो वह गुस्से में वहां से चला जाता है। उसके जाते ही माया जीवू को होश में लाने की कोशिश करने लगती है। काफी कोशिशों के बाद भी जब जीवू को होश नहीं आता तो एक पल के लिए माया का मन हुआ कि वह उसे वहीं छोड़कर चली जाए, लेकिन कुछ सोचकर वह रुक जाती है और फिर से कोशिश करती है। इस बार जीवू को होश आ जाता है। अब दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे थे। थोड़ी देर बाद कुछ देखकर दोनों के चेहरे पर खुशी आ गई, क्योंकि उनके सामने ज्वालामुखी था जो अब उनसे ज्यादा दूर नहीं था। उसे देखकर दोनों काफी खुश हो रहे थे, लेकिन तभी रात हो गई और उनका सफर अभी भी जारी रहा।
रास्ता तय करते करते उन्हें एक बस दिखाई देती है। दोनों जल्दी से उस बस में चढ़ जाते हैं। बस में कुछ और लोग भी बैठे थे जो जंगल के पास वाले कस्बे में रहते थे। ये बस भी कस्बे की ओर ही जा रही थी। बस में बैठे लोग जंगल में काम करने वाले मजदूर थे जो हफ्ते में 1-2 बार ही वहां आते थे। बस का ड्राइवर रास्ते में जीवू से कहता है कि इस जंगल में बहुत सारी खतरनाक चीजें हैं, लेकिन अपने परिवार का पेट पालने के लिए हमें यहाँ आना ही पड़ता है। अगली सुबह होते ही माया की तबीयत अचानक खराब होने लगती है। ये देखकर जीवू जल्दी से बस रुकवाता है। बस रुकते ही माया उतर कर एक ओर जाने लगती है। दरअसल बस कस्बे की तरफ जा रही थी, लेकिन माया वहां नहीं जाना चाहती थी। उसने तबीयत खराब होने का नाटक किया था ताकि वह बस से उतर सके। जीवू भी माया के साथ जाने वाला था। तभी अचानक माया के सामने एक जंगली सरदार आ जाता है। वह हर हाल में माया को पाना चाहता था और वही था जिसने माया की टांग में तीर मारा था। वो तीर इसी सरदार के आदमियों ने चलाया था। माया सरदार से बचते बचाते जंगल में आ पहुंची थी और वहीं उसकी मुलाकात जीवू से हुई थी। अब सरदार माया को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन माया दौड़कर फिर से बस में चढ़ जाती है। उधर जीवू सरदार को रोकने की कोशिश करता है, जिससे दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। सरदार काफी ताकतवर था और उसने जीवू पर कई वार किए, जिससे जीवू की हालत खराब हो गई। मगर जीवू हार मानने वालों में से नहीं था। वह सही मौका देखकर पलटवार करता है और सरदार को घायल कर देता है। इसके बाद जीवू माया को लेकर वहां से भाग निकलता है। दोनों भागते भागते रेल की पटरी तक पहुंच जाते हैं और फिर एक छोटी सी गाड़ी में बैठकर वहां से दूर निकल जाते हैं। सरदार और उसके आदमी दोनों को पकड़ने की कोशिश तो बहुत करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते। रात को माया और जीवू एक जगह रुककर आराम करने लगे। जीवू माया की खूबसूरत बदन की खुलकर तारीफ करता है। वो उसका दिल जीतकर उसकी गुफा का स्वाद लेना चाहता था। वो जैसे ही माया के करीब जाने की कोशिश करता है तो माया उसे नजरअंदाज कर देती है। जीवू समझ गया था कि माया अपनी गुफा में धमाके नहीं करवाएगी, इसलिए वह उदास हो जाता है। सरदार के आदमी भी उनके पास ही थे। जल्दी ही वह इन दोनों के पास पहुंचकर इन्हें घेर लेते हैं। सरदार घुटनों पर बैठकर माया से प्यार की भीख मांगने लगा। वो माया से शादी करना चाहता था। सरदार का प्यार भरा अंदाज देखकर शायद माया का दिल पिघल गया था। वो उसके पास आकर पहले उसे चूमती है और फिर कहती है कि मैं तुम्हारे गन्ने का रस जरूर निकालूंगी। इसके बाद माया उसके साथ जाने लगती है। जीवू समझ गया था कि माया उसे बचाने के लिए यह सब कर रही है। वह सरदार पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सरदार उसे ही बेहोश कर देता है। अगले दिन जब जीवू को होश आया तो वह खुद को जंगल में ही पाता है। जीवू जानता था कि वह माया के कारण ही जिंदा है, इसलिए वह भी अब माया की मदद करना चाहता था। वह जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तो उसकी नज़र दूर जा रहे शैतान पर पड़ती है। शैतान को देखने के बाद उसकी नज़र कई जंगलियों की लाशों पर भी पड़ती है। इन्हें शैतान ने ही मारा था और यह सभी सरदार के आदमी थे। इसके बाद जीवू तेजी से ज्वालामुखी की ओर बढ़ने लगा, क्योंकि उसे पता था कि माया वहीं कहीं आसपास रहती है और सरदार का कबीला भी उसी इलाके में था। दूसरी तरफ माया गहरी नींद में थी और सरदार उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे अपने पास रखने का सपना देख रहा था। कुछ समय बाद जब जीवू ज्वालामुखी के पास पहुंचा तो उसका आमना सामना सीधे सरदार से हो गया। जीवू सरदार को खत्म करने के इरादे से आया था ताकि माया को बचाकर अपने साथ ले जा सके। वह जैसे ही सरदार पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, सरदार ने तुरंत पलटवार किया और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। सरदार ताकत में एक बार फिर जीवू पर भारी पड़ रहा था, लेकिन तभी ज्वालामुखी में अजीब सी हलचल शुरू हो गई। धरती कांपने लगी और चारों ओर गर्म लपटें उठने लगीं, जिससे सरदार का ध्यान भटक गया। इसी मौके का फायदा उठाकर जीवू तेजी से अपना गिरा हुआ हथियार उठा लेता है और एक बार फिर पूरी ताकत के साथ मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है। सरदार और जीवू फिर से एक बार भिड़ने ही वाले थे कि अचानक माया उन दोनों के बीच आ जाती है। माया नहीं चाहती थी कि और खून खराबा हो, इसलिए वह खुद को खतरे में डालकर लड़ाई रोकने की कोशिश करती है। मगर सरदार मौका देखकर झपटता है और जीवू भी बचाव में हमला करता है, लेकिन बीच में होने के कारण दोनों के हथियार गलती से माया को लग जाते हैं। माया की हालत देखकर जीवू घबरा जाता है। उसके चेहरे पर डर साफ झलकने लगता है। वह सरदार से मदद की गुहार लगाता है, लेकिन सरदार बेरहमी से उसे नजरअंदाज कर देता है और साफ मना कर देता है। जीवू अब माया को किसी भी हालत में बचाना चाहता था, क्योंकि अब वह माया से सच्चा प्यार करने लगा था।
अब जीवू माया से सच्चा प्यार करने लगा था और वह भी माया से शादी करना चाहता था। लेकिन माया ने उसे चूमते हुए अपनी आखिरी सांस ली। माया ने जान दी क्योंकि वह जीवू को बचाने के लिए ही सरदार के साथ गई थी। माया का बलिदान दिल को छूने वाला था और अब जीहू को समझ में आ गया था कि प्यार कभी भी आत्म त्याग से कम नहीं होता। माया ने अपनी जान देकर उसे बचाया, लेकिन अंत में उसने वही किया जो वह चाहती थी। कहानी के अंत में जीवू अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। उसने अपने पिता का जन्म स्थान तो देख लिया, लेकिन साथ ही वह माया को हमेशा के लिए खो चुका था। वह अब अकेला था, लेकिन माया के बिना उसे उस जंगल की सच्चाई का एहसास हो गया था। इस तरह इस कहानी का यही अंत हो जाता है।